एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में जिन्हों अपनी मां पार्क क्यों हे को अस्पताल में देख रहा है, जो शाश्वत नींद की बीमारी से पीड़ित है। उसे ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह जीवन के अमृत की सामग्री के लिए दानव महल पर हमला करने से पहले मजबूत होने की योजना बना रहा है। अगले दिन कैफे पेन में वह 19th कालकोठरी छापों में यू जिन्हों के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, जिसे सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन केवल तभी जब वे द्वार में अकेले जाते हैं। जबकि जिन्हों का कहना है कि गेटों के लिए न्यूनतम 8 शिकारियों की आवश्यकता होती है, जिनमें उसे कोटा भरने के लिए शिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहता है, ठीक उसी तरह जैसे हुआंग डोंगसुक ने संचालित किया था। जिन्हों सहमत है क्योंकि वह बिना किसी चोट या मौत के गेट साफ करके अपने पिता को प्रभावित करने में सक्षम होगा। ट्रैक फील्ड में अपने प्रशिक्षण के बाद चाहे इनको महसूस होता है कि ब्रेक के दौरान एक आदमी उसे देख रहा है। बाहर बुलाए जाने के बाद वह खुद को यूजिन कंस्ट्रक्शन से वे ओमगिल के रूप में पेश करते हुए पास आता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड सौंपता है। वे गिल्ड मास्टर की भूमिका के लिए उन पर विचार करते हुए यूजिन गिल्ड की स्थापना करने की कंपनी की योजना के बारे में बात करते हैं। एक तनावपूर्ण कार की सवारी में जिन्हों उत्सुकता से सुनता है जब उसके पिता यू मियोंग हान चर्चा करते हैं कि 10 साल पहले दिखाई देने के बाद से कालकोठरी ने व्यवसाय को पूरी तरह से कैसे बदल दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे उनके देश में 5 प्रमुख गिल्ड समृद्ध हैं और उनके पास सारी शक्ति है। उन्होंने प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए अपने स्वयं के गिल्ड बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से कालकोठरी सामग्री पर उनकी निर्भरता को देखते हुए। योजना यह है कि जिन्हों के भाई यू जिनसुंग को एस रैंक हंटर के तहत वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में नेतृत्व दिया जाए, जिससे जिन्हों को समीकरण से बाहर कर दिया जाए। इससे जिन्हों तनावग्रस्त हो जाता है, जोखिमों और अपनी क्षमता के बारे में चिंतित हो जाता है, खुद को उपेक्षित महसूस करता है। अपनी दैनिक खोज को पूरा करने के बाद जिन्हों को पता चलता है कि वह दानव महल की चाबी प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका, जैसे कि पहले उसने पहले किया था। इसके बजाय उसे एक बेकार बिंगो कार्ड मिलता है। अब लेवल 26 पर और शहर में घूमते हुए वह अनुभव के लिए पेनल्टी जोन में सामना किए गए विशाल सेंटीपीड का शिकार करने पर विचार करता है। हालांकि वह तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है, अपनी ताकत पर संदेह करता है और क्या उनके पास पुरस्कार है। तभी हंटर एसोसिएशन की ओर से एक अधिसूचना आती है, जिसमें शिकारियों को तत्काल डी रैंक कालकोठरी के लिए बुलाया जाता है। वह मानता है कि गिरावट अकेले नहीं होगी, लेकिन अंततः कहता है कि कुछ न होने से तो यह बेहतर है। सोंग चियुल के कुमदो डोजो में अपने छात्रों के साथ प्रशिक्षण के बीच चियुल को तत्काल छापे के लिए एक अधिसूचना प्राप्त होती है और एक छात्र की चिंता को संबोधित करते हुए कि उसे सेवानिवृत्ति पर कैसे विचार करना चाहिए। चियोल अपनी उम्र और एक हाथ के नुकसान को स्वीकार करता है, लेकिन समाज में योगदान देने के लिए उसके पास जो ताकत बची है उसका उपयोग करने की तीव्र इच्छा व्यक्त करता है। अपने घर पर किम सांग-सिक अपनी बेटी यूनजी को टेडी बियर के साथ खेलते हुए देखता है, तभी उसे तत्काल छापेमारी की सूचना मिलती है। उनकी पत्नी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उनसे शिकार छोड़ने का आग्रह किया, विशेष रूप से दुखद डबल डंगोन घटना के बाद। हालांकि किम यूनजी को अपने पास रखते हुए जाने पर जोर देती है, जिससे उनके परिवार के सामने आने वाले वित्तीय तनाव पर प्रकाश पड़ता है। यूनजी किंडरगार्टन शुरू कर रही है और उनकी बड़ी बेटी यूना मिडिल स्कूल शुरू करने वाली है। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी को मना लेता है, क्योंकि वह उसकी बेटी पूछती है कि क्या वह मजबूत है, तो वह कहता है कि आप निश्चित हैं कि वह मजबूत है। हंटर्स गिल्ड मुख्यालय में व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बेक यूनो को हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर चोई जोंग इन द्वारा आमंत्रित किया गया था। बाक ने सुबह के शो के साक्षात्कार में रखे जाने पर अपनी झुंझलाहट व्यक्त की, एक ऐसा खंड जो उन्हें लगा कि चोई के लिए अधिक उपयुक्त था। बैक की हताशा के बावजूद चोई ने अपना संयम बनाए रखा और नवगठित यूजिन गिल्ड की ओर बातचीत को आगे बढ़ाया। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि वे दोनों इसके बारे में जानते हैं और अपने शिकारियों के अवैध शिकार के संदर्भ में इससे होने वाले संभावित खतरे के बारे में जानते हैं। फिर भी बैक अपनी अधीरता के लिए जाता है और सीधे पीछा करना शुरू कर देता है। चोई पर उनकी मुलाकात के पीछे का असली कारण बताने का दबाव डालता है। ली जुई फोन पर अपनी मां के साथ तनावपूर्ण बातचीत में खुद को पाती है और बहुत कम प्रतिक्रिया दे पाती है। जब उसकी मां उसे नौकरी छोड़कर घर लौटने का सुझाव देती है, तो जुई अपना धैर्य खो देती है और अचानक कॉल खत्म करने से पहले अपनी मां से कहती है कि वह उसके जीवन पर नियंत्रण करना बंद कर दे। अपने बिस्तर के एकांत में लिपटी हुई वह अपनी जगह
और योग्यता के बारे में संदेह से ग्रस्त है। हालांकि जिन्बू की ताकत की निरंतर खोज के विचार उसे प्रेरित करते हैं। अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह दृढ़ रहने का संकल्प लेती है। इन विचारों के बीच उसका फोन उसी डी रैंक छापे के लिए एक अधिसूचना से गूंजता है, जिसमें जिन्बू, सोंग और किम को बुलाया गया है। चाहे इन चोई के कार्यालय का दौरा करते हैं और ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब बाघ निकल रहा होता है। वे एक दूसरे की स्थिति को एस रैंक के रूप में स्वीकार करते हुए सम्मानजनक धनुष का आदान प्रदान करते हैं। अंदर ही इनने चोई के साथ साझा किया कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसके गिल्ड मास्टर बनने के प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया, एक प्रस्ताव जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया। चोई ने अपने फैसले पर राहत व्यक्त की। आभारी हूँ कि उस रुकने और उसके साथ ये जानकारी साझा करने का फैसला किया। जिज्ञासु ही इन ने राष्ट्रपति बाघ की यात्रा के बारे में पूछताछ की। बाद में जैसे ही बेक ड्रिंक के बारे में सोचता है, वह चोई के साथ दोपहर की बातचीत को फिर से देखता है। चर्चा ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब चोई ने जेजू द्वीप पर फिर से कब्जा करने की अपनी योजना का खुलासा किया, जो विनाशकारी छापों का स्थल था, जिसके परिणाम स्वरूप शिकारी जीवन की महत्वपूर्ण क्षति हुई थी। पहली बार बाघ ने चोई के आमतौर पर शांत रहने वाले व्यवहार में बदलाव देखा जब उन्होंने जीजू की भयावह याद के बारे में बात की। द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए चोई का दृढ़ संकल्प स्पष्ट था, जिसमें बाघ के साथ साथ अन्य संघों को मजबूत बनाने, अधिक भर्ती करने और अपने उद्देश्य के पक्ष में जनता की राय को प्रभावित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। बाघ के विचार द्वीप पर और एक कॉमरेड यूनसेक की मृत्यु के बारे में याद आते हैं, जिनकी वहां मृत्यु हो गई थी। सुबह की रोशनी में जिन्बू तत्काल डी रैंक छापेमारी के लिए निकलता है। उसकी बहन सुंग जिना उसे विदाई देती है। वह टिप्पणी करती है कि वह हाल ही में कितना काम कर रहा है, उन दिनों के महत्वपूर्ण बदलावों पर ध्यान देते हुए। जब वह हर हमले से घायल होकर लौटता है तो वह उसे बिना किसी प्रकार के उपकरण के जाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह यह कहते हुए चला जाता है कि वह ठीक हो जाएगा। इस बीच सोंग उसी छापे की ओर बढ़ता है और भाग्य के उस विचित्र मोड़ पर विचार करता है कि एक तलवारबाज के रूप में उसके आजीवन प्रशिक्षण के बावजूद एक जादूगर के रूप में उसकी जागृति ने उसके तलवार कौशल को बेकार कर दिया। हालांकि उन्हें यकीन है कि इसका कोई कारण था। सैर के दौरान सोंग की नज़र जिन्बू पर पड़ती है और वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि वह कितना बदल गया है। एक समय सौम्य दिखने वाला लड़का अब बदल गया है। जैसे ही वे फिर से जुड़ते हैं, सोंग जिन्बू के पैरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो घटना में उनके आखिरी मुठभेड़ के दौरान टूट गया था, अब सिस्टम की बदौलत पूरी तरह से जुड़ गया है। जैसे ही वे गेट पर पहुंचते हैं, सोंग डबल डंगोन में अपने दर्दनाक अनुभव से जीवित बचे साथी किम सैंग से कांग जोंगो और ली जुई के साथ पुनर्मिलन के उल्लेखनीय संयोग से आश्चर्यचकित हो जाता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि किम और जोंग हो जिन्बू को छोड़ने की यादों के बोझ से दबे हुए हैं। आंखों से संपर्क करने से बचते हैं, जो उनके गहरे अपराध और पश्चाताप का संकेत देते हैं। इस असहज पुनर्मिलन के बीच जुई अपनी अचूक खुशी के साथ सामने खड़ी है और अपना साझा कष्ट के बाद इस पहली आमने सामने की मुलाकात में सांत्वना पा रही है। यह अप्रत्याशित पुनर्मिलन उनकी स्ट्राइक टीम के बाकी सदस्यों के आगमन से अचानक बाधित हो जाता है, जिसमें हथकड़ी में 3 सी रैंक शिकारी शामिल हैं। ये शिकारी सजायाफ्ता अपराधी सब्स्टिट्यूट हंटर कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो उन्हें अपनी जेल की सजा को कम करने के साधन के रूप में छापे में भाग लेने की अनुमति देता है। उनकी देखरेख हंटर एसोसिएशन के बी रैंक शिकारी कांग ताशिक ने की है, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि वे छापे के दौरान लाइन में रहें। तात्कालिकता और शिकारियों की कमी के कारण एसोसिएशन को इस पद्धति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।